वेलकम एवरीवन। तो आज हम थर्मोडायनेमिक्स में क्या स्टडी करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ प्रोसेस को पढ़ेंगे और हम उसके ग्राफ को भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। देखो, जो सबसे पहला प्रोसेस है जो हमें पढ़ना है उसका नाम क्या है, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आइसोथर्मल के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, हमें जो भी ध्यान देना है ना वो सिर्फ नाम पे ही ध्यान देना है। अगर तुम्हें नाम का मतलब समझ आता है तो तुम आराम से बता दोगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है और उसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो देखो अगर तुम ध्यान दो तो आइसो का मतलब क्या होता है बेटा, सेम, और थर्मल का मतलब क्या होता है, टेम्परेचर। तो ऐसे वो प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, वो प्रोसेस जिसमें क्या रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात तो हम समझ गए। अब देखो दूसरी बात मैंने क्या लिखा, अच्छा इसमें तुम्हें एक और चीज ध्यान देना है कि टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन constant throughout the process मतलब कोई भी अगर प्रोसेस हो रहा है और हम अगर उसे आइसोथर्मल बोल रहे हैं तो वहां पे क्या होना चाहिए बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। और टेम्परेचर कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए कांस्टेंट नहीं होगा, पूरे प्रोसेस के लिए एक ही सेम टेम्परेचर रहना चाहिए। समझ आ रहा है? तो ये बात मैंने कही, अभी मैं इसे ग्राफ के थ्रू समझाऊंगी। दूसरा क्या मैंने बोला कि डेल्टा टी एंड डी टी शुड बी कांस्टेंट, है ना, ये दूसरी लाइन लिखी मैंने। अब हमें क्या करना है, अब हमें ग्राफ समझना है कि हम इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जिनको मतलब इनके ग्राफ बनाने में बहुत इशू आती है, वो ग्राफ को पहचान नहीं पाते हैं। तो अब जो मैं आज अभी समझाने जा रही हूँ उसको समझने के बाद तुम लोग आइसोथर्मल, आइसोपोरिक, आइसोबारिक जो भी ग्राफ आता है तुम फटाक से बना दोगे। ठीक है, विदाउट एनी डीले। तो देखो, जो हमें पॉइंट सुनना है, हमने पढ़ रखा है कि आइडल गैस के लिए हम एक इक्वेशन पढ़ते आ रहे हैं और वो इक्वेशन क्या है, पीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनआरटी, है ना। अब ये आइडल गैस इक्वेशन ऐसे ही हम कहीं नहीं लगा देते, हम तभी लगाएंगे जब हम आइडल गैस की स्टडी कर रहे हैं। तो ठीक समझ आ रहा है? तो जब आइडल गैस के बारे में पढ़ते हो तो ही ये इक्वेशन लगता है, हर जगह नहीं लगता है। तो हम क्या ये बोल सकते हैं, इन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ आइडल गैस। तो अगर हम जिस भी आइडल गैस के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, अगर वहां पे आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है तो हम ये इक्वेशन लगाएंगे। और अगर हम ये इक्वेशन लगाते हैं तो हमें पता है n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट होता है, r इज ए गैस कांस्टेंट, n इज नंबर ऑफ मोल्स। और हम ऑलरेडी बोल रहे हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर भी क्या हो गया बेटा, यहाँ कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब क्या, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, पीवी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। दैट मीन्स क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, पीवी इज इक्वल्स टू, हाँ मैं इसे ऐसे लिख दूँ, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, है ना। मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखो चाहे ये लिखो, बात तो सेम ही है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस प्रेशर ऑफ दैट गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम, या फिर वाइस वर्सा तुम लोग कह सकते हो कि अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम होगा, या वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम होगा, फॉर अ आइडल गैस, फॉर एनी आइडल गैस, जब हमारा क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। समझ आया? अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें दिख गया कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तब प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये कुछ बॉयल्स लॉ जैसा नहीं दिख रहा है ना, ये कुछ हद तक हमें बॉयल्स लॉ ही तो दिख रहा है। बॉयल्स लॉ यही तो होता है, दैट इज प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। ठीक, तो अगर हमें इसका ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले देखो, सबसे पहला ग्राफ हम क्या बना सकते हैं, अगर मैं प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाऊंगी तो मुझे दिख रहा है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो इसका ग्राफ ना कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसा बनता है। ठीक, तो इसका मतलब एक ग्राफ तुम्हें पता चल गया है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो पीवी ग्राफ हमेशा ऐसा बनेगा। और ये क्या है हमारा, ये कैसा बन रहा है, हमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये समझ आया, ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक,
अब देखो हमने पीवी ग्राफ बना लिया, लेकिन कभी कभी हमें क्या होता है और भी अलग टाइप के ग्राफ दिए रहते हैं और पूछा जाता है कि बताओ वहां पे क्या कांस्टेंट है या फिर ये ग्राफ किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो एक बात बताओ, अगर मैं चाहूं तो टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कुछ ऐसे ग्राफ भी तो बना सकती हूँ, वीटी ग्राफ, और अगर तुम्हें क्या दिखेगा, पीटी ग्राफ, है ना। कुछ ऐसे ग्राफ अगर दिखे, मतलब वीटी और पीटी के बीच में भी ग्राफ तुम्हें ऐसे बने हुए दिख सकते हैं। तो हमें क्या पता है, आइसोथर्मल के लिए ग्राफ बनाना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए क्या कर दो, इस तरीके से तुम बना सकते हो। तो ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब अगर हम पीटी ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो फिर से क्या हो जाएगा, ये लाइन फिर से ऐसा ही बना देंगे हम। ठीक है, तो इसका मतलब अब तुम्हें याद रखना है कि कभी भी आइसोथर्मल प्रोसेस होगा तो उसमें अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वहां पे पीवी ग्राफ ऐसा बनेगा, मतलब कर्व कैसा रहेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला रहेगा। वाइल वीटी और पीटी ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर तुम्हें शॉर्ट में समझना है बेटा तो तुम्हें पता है ना कि तुमने क्या किया यहाँ पे, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी में ये दोनों तो कांस्टेंट ही है, टेम्परेचर भी तुमने कांस्टेंट रख दिया, तो तुम्हें पता है पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आ रहा है, दैट इज पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो कभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम का तो कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये इस चीज को शो कर रहा है कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। अब बाकी दो में कैसे ग्राफ बनाने, तो तुम क्या करो, तुम्हें पता है तीन ही वेरिएबल्स है, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर। ठीक है, तो तुमने प्रेशर और वॉल्यूम को एक साथ रिलेट करके आइसोथर्मल का ग्राफ बना दिया। अब तुम्हें क्या करना है, वॉल्यूम और एक बार टेम्परेचर का बना दो, प्रेशर और टेम्परेचर का बना दो। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ना भाई, प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दो जिससे हमें ये पता चले कि हाँ, कि टाइम के साथ टेम्परेचर जो है हमारा, जो भी प्रोसेस हो रहा है उसमें टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। तो तुम्हें इन तीन में से किसी भी तरीके का ग्राफ अगर दिखे तो तुम समझ जाना कि दीज ग्राफ आर रिप्रेजेंटिंग आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ आ रहा है। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक लाइन क्या बोला है कि यहाँ पे एक लाइन बोली है मैंने कि डेल्टा टी और डी टी जो होता है वो जीरो होता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई एक ऐसा ग्राफ बनाऊं, ठीक है, अगर मैं कोई एक ऐसा ग्राफ बना रही हूँ जहां पे ग्राफ को मैंने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया, ये मान लो क्या है तुम्हारा T1 कंडीशन है और ये T2 कंडीशन है। T1 मेरा क्या हो गया, अगर मान लो इनिशियल कंडीशन है, और अगर T2 हमारा क्या है, अगर ये हमारा फाइनल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर T1 था, फाइनली बॉडी का टेम्परेचर T2 हो गया पूरा प्रोसेस होने के बाद। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिखेगा कि अगर तुम चेंज इन टेम्परेचर निकालना चाहो तो देखो इनिशियल और फाइनल क्या है, दोनों ही सेम कंडीशन पे है, सेम पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों का क्या है होगा, चेंज जीरो ही आएगा। भाई T1 भी वही टेम्परेचर पे है, T2 भी वही टेम्परेचर पे है, तो इनिशियल माइनस फाइनल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो डेल्टा टी जो चेंज इन टेम्परेचर है वो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो आएगा। तो क्या तुम ये बोलोगे कि ये जो ग्राफ है ये आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोलो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्योंकि सेम ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो जैसे मान लो ये अगर मान लो कि ये इसकी वैल्यू अगर 100 है, फाइनल बॉडी का टेम्परेचर भी 100 है, तो 100 माइनस 100 तो क्या हो गया, जीरो हो गया। तो तुम क्या बोलोगे कि बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर सेम था, तो हम ये बोलेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, बिल्कुल नहीं बेटा। आइसोथर्मल वो प्रोसेस होता है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द प्रोसेस, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इनिशियली और फाइनली बॉडी का टेम्परेचर सेम होने की वजह से इसका डेल्टा टी की वैल्यू जीरो आई है, लेकिन बाकी पॉइंट्स पे तो तुम्हें क्या देख रहे हैं कि बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना, तो इसी वजह से ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होगा। वाइल अगर यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन हम लेते हैं, अगर हम dt देखेंगे, स्मॉल चेंज के लिए अगर स्मॉल टेम्परेचर चेंज का अगर वैल्यू देखना चाहे तो वहां पे भी हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, सेम नहीं आएगा ना। तो इसी वजह से ये प्रोसेस, ये जो ऐसा ग्राफ अगर दिखेगा तो ये ग्राफ कभी भी आइसोथर्मल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, क्योंकि आइसोथर्मल में
पूरे प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर मैं T1 टाइम पे अगर सेम टेम्परेचर, अगर मैंने 298 केल्विन देखा, तो T2 पे भी मुझे वही मिलना चाहिए, T3 पे भी वही मिलना चाहिए, T5 पे भी वही मिलना चाहिए, और फाइनली जब मेरा प्रोसेस एंड होगा जिस भी पॉइंट पे, जिस भी T10, मान लो मेरा 10 सेकेंड बाद प्रोसेस खत्म हो रहा है, तो T10 पे भी मेरा जो टेम्परेचर है वो T9, T8, T7, T6, T5, T4, T3, T2, T1 के बराबर आना चाहिए। मतलब हर पॉइंट पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ही हम उसे आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। समझ आ रहा है? तो ये था हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। देखो, तो अब हमारा सेकंड प्रोसेस कौन सा है? आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, तो अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा? बार किसकी यूनिट होती है? इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे क्या सेम रहता है? यहाँ पे प्रेशर सेम रहता है। आइसो मीन्स सेम। यहाँ पे पूरे प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस, पूरे प्रोसेस में प्रेशर सेम रहेगा। तो क्या लिख दोगे यहाँ पे? प्रेशर डेल्टा पी और डी पी रिमेन्स सेम, रिमेन सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस। ठीक है, समझ आ गया? तो ये हो गया हमारा आइसोबारिक प्रोसेस। अब तुम्हें क्या करना है? फिर से ग्राफ बनाना है। तो तुम लोग आइडल गैस इक्वेशन लिख दो। आइडल गैस इक्वेशन अगर लिखोगे तो क्या करोगे? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। बस ध्यान दो, आराम से समझ आ जाएगा। हमें पता है ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब प्रोसेस के हिसाब से देखो, प्रेशर भी कांस्टेंट है, तो अगर ये भी कांस्टेंट आ गया और हमारे ये दो भी कांस्टेंट हो गए, तो यहाँ से तुम्हें क्या बचे हुए, क्या चीज दिख रहे? V और T। तो हम क्या बोलेंगे? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। कुछ ऐसा ही तो दिख रहा है। तो इसका मतलब आइसोबारिक का अगर VT ग्राफ बना होगा तो वो कुछ ऐसा बना होगा कि टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। तो मतलब अगर VT ग्राफ बना होगा आइसोबारिक का, तो वो कुछ ऐसा ग्राफ बना होगा। समझ आया? स्ट्रेट लाइन। अब मैंने क्या बोला कि तुम्हें ग्राफ किसी भी सेंस में दे सकते हैं। वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स में सारे प्रोसेस के लिए पीवी ग्राफ ही देते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें पता तो सभी होने चाहिए ना। तो अब अगर मैं बनाना चाहूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, बताओ? हमें क्या यहाँ पे बनाया? प्रेशर ना, तो पीवी ग्राफ बना लो, और एक बार जरा तुम पीटी ग्राफ बना लो, है ना। सारे रिलेशंस में हम ग्राफ समझ ले तो ज्यादा बेटर है। तो अब क्या है? हमारा प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो एक लाइन ऐसा बन गया, ठीक। फिर हम यहाँ वाले में कैसे बनाएंगे? तो प्रेशर कांस्टेंट है तो ये भी ग्राफ ऐसा बन गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो वीटी ग्राफ कुछ ऐसा होगा, पीवी और पीटी ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है। अभी मैंने आइसोथर्मल में बताया था ना, आइसोथर्मल में देखो, अच्छा चलो मैं ये लास्ट में बताऊंगी सारे ग्राफ एक साथ, ठीक है। तो आई होप ये आइसोबारिक प्रोसेस समझ आ गया होगा, जहां पे क्या होगा? डेल्टा पी एंड डीपी रिमेन्स सेम। मतलब चेंज, बड़ा चेंज, छोटा चेंज थ्रू आउट द प्रोसेस, सारे के सारे वैल्यूज क्या होने चाहिए? सेम ही आना चाहिए। मतलब प्रेशर अगर किसी एक पॉइंट पे एक सर्टेन वैल्यू रख रहा है, तो किसी दूसरे पॉइंट पे भी आफ्टर सम टाइम ऑल्सो प्रेशर उतना ही होना चाहिए। समझ आ रहा है? तो हमारा ये हो गया आइसोबारिक। अगर समझ आया तो छाप लो, और अगर नहीं समझ आया तो दोबारा देखो। और अब हम पढ़ेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस, ठीक है। देखो, आइसोकोरिक का मतलब क्या होता है? ये वाली लाइंस हम रहने देते हैं क्योंकि ये सभी में यूज हो रहा है। देखो, आइसोकोरिक पढ़ना है हमें, ठीक। तो आइसोकोरिक क्या होता है? कोरिक मतलब वॉल्यूम। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? वॉल्यूम की। तो यहाँ पे क्या सेम रहेगा? वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है। दैट इज डीवी और डेल्टा वी रिमेन्स सेम थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक। तो ये बात समझ आ गई। अब मैं अगर लिखूँ आइडल गैस, फिर से आइडल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और क्या बोला मैंने? वॉल्यूम कांस्टेंट। तो क्या बोलोगे यहाँ पे कि आइसोकोरिक में प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अब अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो हम यहाँ पे तीनों टाइप के ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। पीटी ग्राफ, पीटी ग्राफ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा रहा है तो लाइन सीधा जाएगा। फिर मैंने क्या बताया कि और भी सेंस में, पीवी ग्राफ के सेंस में भी पूछा जाएगा, या किसी भी तरीके से बना हो तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम
और ये प्रेशर, और क्या बनाओगे बताओ, पीटी ग्राफ बना लिया, पीवी ग्राफ बना लिया। अब हम क्या करेंगे, वीटी ग्राफ बना लेते, ठीक है, वीटी ग्राफ। तो हमने क्या, अब इन ग्राफ में हमें क्या करना है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है। तो यहाँ पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए सीधा लाइन ऐसे बना दो, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट के लिए सीधी लाइन ऐसे बना दो, ठीक है। तो इसका मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, वैसे तो अगर तुम समझे होगे तो तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में तो सारे प्रोसेस के लिए सिर्फ पीवी ग्राफ ही दिया रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब आइसोकोरिक के लिए जो पीवी ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, है ना। अच्छा, तो ये आइसोकोरिक, आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, आइसोथर्मल हो गया, आइसोबारिक हो गया, आइसोकोरिक हो गया। अब हम पढ़ेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। उससे पहले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कोने में जरा तुम लोगों को सारे ग्राफ बना के लिख दूं, ताकि अभी जब हम एडियाबेटिक पढ़ेंगे ना, तो मैं तुम लोगों को सारे ग्राफ एक ही साथ बना के दिखाऊंगी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या था, टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V था। तो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा था, PV ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक। अच्छा, अगर ये ऐसे था तो मैं ये इक्वेशन भी तो यहाँ पे अप्लाई हो सकता था ना, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, जैसे हम बॉयल्स लॉ में लगाते थे, ये इक्वेशन यहाँ पे लग सकता है ना। अब देखो PV ग्राफ ऐसा होता है हमारा। अब हम बाकी और ग्राफ कैसे बनते थे, VT ग्राफ और पीटी ग्राफ, है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट। तो ये हो गया हमारा आइसोथर्मल का, हमने ग्राफ बना दिया। अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे, आइसोथर्मल बन गया, आइसोबारिक बना देते, ठीक है, आइसोबारिक। तो आइसोबारिक में क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था। तो अगर हम VT ग्राफ बनाते हैं तो सीधा लाइन बनता है। अगर हम PV ग्राफ बनाते हैं तो कैसा बनेगा, और अगर हम PT ग्राफ बनाए तो कैसा ग्राफ बनेगा, देखो। हाँ, तो ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, देखो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट करना है। तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया हमारा। अब हम तीसरा पढ़ लेते हैं, क्या है, आइसोकोरिक, है ना। आइसोकोरिक में क्या होता है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था। तो अगर हम PT ग्राफ बनाते हैं तो वो सीधा बनता है। और बाकी के ग्राफ कौन कौन से थे, ये सब मैंने शॉर्ट में अभी तुम लोग को बस समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो बाकी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बना लेते हैं VT ग्राफ और PV ग्राफ, ठीक है। तो VT में क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये ऐसे हो गया। यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे तीनों जो हमने प्रोसेस पढ़े उनके ग्राफ। अब हम किसके बारे में समझेंगे, अब हम समझेंगे चौथा पॉइंट, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस, देखो बेटा, एडियाबेटिक प्रोसेस वो होते हैं जहां पे डेल्टा क्यू, हीट का ट्रांसफर क्या होता है, जीरो। दैट इज हीट ट्रांसफर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज नॉट टेकिंग प्लेस, है ना। मतलब जब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का एक्सचेंज बिल्कुल ना हो, तो उस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक। तो हालांकि पूछा तो यहाँ पे यही क्वेश्चन जाता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक। लेकिन देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एडियाबेटिक कभी कभी क्या होता है, हमें ऐसा, ये क्वेश्चन है बकायदा, ये पूछा जाता है, हमें क्या कर देंगे, एक ग्राफ बना देंगे, पीवी ग्राफ, और हमें ऐसे दो लाइंस बना के दिए रहते, ठीक। ठीक, ऐसे दो लाइंस बना के दे देते हैं और हमें पूछा जाता है कि ये दोनों लाइंस कौन से प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, अब इसको आंसर करने के लिए ना तुम्हें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। तो एडियाबेटिक का जो इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन इज सिमिलर टू आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का जैसा इक्वेशन था ना, वैसे ही एडियाबेटिक का भी इक्वेशन होता है, ठीक। अब वहां पे इक्वेशन क्या था, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पे क्या आता है, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगा, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये होता है इक्वेशन जो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए अप्लाई होता है, ठीक। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे समझ आ रहा है कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम क्या लिखते थे, P
for a fixed amount of gas, for a fixed amount of gas, pressure of a gas is inversely proportional to volume. हम यही तो बोलते थे, या volume is inversely proportional to pressure. तो अब यहाँ पे भी हम यही बोलेंगे, P is inversely proportional to V gamma. ठीक, तो देखो ये जो दो लाइंस होती है ना, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, ये दो लाइंस इतना तो समझ लो, ये आइसोथर्मल और एडियाबैटिक की ही है. अब किसकी कौन सी लाइन है वो हमें बतानी होती है. तो देखो क्या होता है, मैं तुम लोग को यहाँ पे एक बात बता दूं, ये इम्पोर्टेंट है, समझ लो. जो V गामा होता है ना, उसकी वैल्यू V से ज्यादा होती है. ठीक है, तो अगर V गामा ज्यादा है, अगर V गामा ज्यादा होता है तो प्रेशर इसका क्या होगा, प्रेशर किसके, एडियाबैटिक के लिए, एडियाबैटिक के लिए तो प्रेशर की वैल्यू फिर कम आएगी. और आइसोथर्मल में मैंने क्या बताया कि अब V की वैल्यू कम होती है एज कंपेरिजन टू V गामा. तो अगर यहाँ पे V की वैल्यू कम है तो क्या होगा बेटा, प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आएगी, है ना. तो अगर हम इस ग्राफ में देखेंगे तो जहां पे भी प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आती है, मतलब अगर मैं इस ग्राफ के लिए देखूं, इस वाले लाइन के लिए देखूं, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम आएगी, है ना. यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू कम है, वाइल इस ग्राफ के लिए जो प्रेशर की वैल्यू है वो क्या है, इस ग्राफ के लिए प्रेशर की वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है ना. तो फिर इसका मतलब जिसमें प्रेशर की वैल्यू क्या है, कम है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, वो लाइन एडियाबैटिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही है. ये एडियाबैटिक प्रोसेस का लाइन हो गया, और ये वाला जो लाइन होता है ये किसके लिए हो जाएगा, हमारा आइसोथर्मल के लिए. ठीक है, तो ये बात याद रख लेना. अब देखो तुम्हें क्या होगा, मान लो कि इसी ग्राफ में और इक्का दुक्का लाइन बना के दे दे. ठीक है, एक लाइन ऐसा बना दे और एक लाइन ऐसा बना दे, तो बताओ ये दो लाइंस किसको रिप्रेजेंट कर रही है. तो अगर इस लाइन को देखोगे तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट है, बताओ, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है ना, प्रेशर कांस्टेंट है. तो प्रेशर कांस्टेंट मतलब ये आइसोबारिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ आ रहा है. और ये अगर इसको देखोगे तो यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ये आइसोकोरिक, दैट इज डेल्टा V, यहाँ पे डेल्टा V 0 है. तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बकायदा पूछा भी जाता है, जहाँ पे क्या होगा, तुम्हें एक ऐसा ग्राफ बना देंगे, इस तरीके से लाइंस बनी होंगी, और तुम्हें बताना होगा, पीवी ग्राफ दिया होगा, बताना होगा कि कौन सा लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है. तो तुम्हें अब समझ जाना चाहिए कि जिस लाइन में प्रेशर की वैल्यू कम है इन दोनों में से, वो एडियाबैटिक है, ये आइसोथर्मल है. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये आइसोबारिक है और ये आइसोकोरिक है. ठीक है, तो अब अगर ये सारे ग्राफ समझ आ गए तो ये क्वेश्चन बड़ी आराम से, ये दोनों वाले क्वेश्चन हो जाते हैं. ठीक है, आई होप तुम लोगों को आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक बिल्कुल क्लियर होगा. तो देखो अब हम क्या समझेंगे ना, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है, बहुत ही बेकार सा डायग्राम है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें समझने के लिए बहुत सही है. यहाँ पे हमने क्या किया ना, यहाँ पे ये गैस फिल है इसके अंदर, और यहाँ पे भी क्या होगा, इस दूसरे वाले अरेंजमेंट में भी क्या है, पूरा गैस फिल है. ठीक, यहाँ पे भी हमारे वही हमने क्या किया है, अभी मैं बता रही हूँ, रुक जाओ. देखो यहाँ पे ये वाला जो पिस्टन है, ये एक पिस्टन होता है जो कि क्या है, फ्रिक्शन लेस पिस्टन है. ठीक है, मतलब ये बहुत इजीली ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा या नीचे की तरफ मूव कर जाएगा. ठीक है, तो इट इज अ फ्रिक्शन लेस पिस्टन. और यहाँ पे देखो क्या कर रखा है हमने, एक गैस फिल किया है किसी भी टम्बलर में, और हमने उसको क्या कर दिया है, एक फ्रिक्शन लेस पिस्टन से पूरा प्रेस कर दिया है. ठीक, अब ये मान लो किसी एक स्टेट में अभी ये प्रेजेंट है. ठीक, तो अब ये यहाँ पे फिक्स इसीलिए होगा ना बेटा, जब इसका इंटरनल प्रेशर, दैट इज P इंटरनल और P एक्सटर्नल जो बाहर की से लग रहा है, P एक्सटर्नल, वो जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तभी तो ये पिस्टन बिल्कुल एक जगह पे फिक्स है ना. और हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसके ऊपर क्या कर रखा है, कुछ ईंटें पत्थर डाल दिए. ठीक, ये मान लो हमने किया. तो अब होता क्या है कि जब हम, अगर हम क्या करें एक ही बार में, अब मेरा ना दिमाग खराब हो गया, तो मैंने क्या किया, ये सारे के सारे जितने पत्थर है सब एक ही बार में हटा दिया. ठीक है, गुस्से में. तो अब जब मैं एक ही बार में ये सारे के सारे पत्थर हटाती हूँ तो मुझे क्या दिखता है कि ये जो पिस्टन होता है ये बहुत जल्दी यहाँ पे, एक मान लो एक किसी ऐसे, ये पिस्टन क्या होता है, मूव करके यहाँ पहुंच जाता है. ठीक है, तो इसका मतलब अब इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा. ठीक है, अब ये कुछ ऐसा हो गया, अब गैस यहाँ तक फिल हो गया. ठीक, मान लो इसका इनिशियल वॉल्यूम क्या था, VI. ठीक,
लेकिन अब क्योंकि क्या हुआ है, यहाँ पे सारे जितने भी ऊपर से हम फोर्स लगा रहे थे वो सारे के सारे हमने एक ही बार में हटा दिए, तो ये पिस्टन ऊपर मूव कर जाता है, ठीक है। तो अब ये पिस्टन ऊपर तब तक मूव करेगा जब तक इसका पी इंटरनल क्या हो जाए, पी एक्सटर्नल के बराबर ना आ जाए, है ना। तब तक तो ये मूव करता रहेगा, मतलब ये यहाँ था, यहाँ से ऐसे ऐसे धीमे 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 ऊपर जाता रहेगा, तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसका पी एक्सटर्नल पी इंटरनल के बराबर ना हो जाए, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे इनिशियल स्टेज में इक्विलिब्रियम था और अभी तो फिलहाल इक्विलिब्रियम नहीं आया, लेकिन यहाँ पे जाके ये रुक जाता है। जब ये यहाँ पे रुकता है तो ये कब रुकेगा बेटा, खुद सोचो, खुद सोचो। यहाँ पे बाहर का प्रेशर हमने कम किया था, जब हमने ये सारे ईंटे पत्थर हटाए तो हमने बाहर का प्रेशर पी एक्सटर्नल क्या किया, कम किया। अब क्योंकि पी एक्सटर्नल कम हुआ तो पी इंटरनल क्या किया, ओवर पावर किया और इसने पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कराया, ठीक। लेकिन क्योंकि अब वी इनिशियल वॉल्यूम पहले इतनी थी, अब वॉल्यूम बढ़ गई है, तो अगर वॉल्यूम वी आई से या वी वन से अगर वी टू पर पहुंचा और वॉल्यूम बढ़ा है, तो अब अंदर का पी इंटरनल भी क्या होगा, कम होगा। और ये दोनों अब इसकी भी वैल्यू कम हो रही है, ये तो पहले से कम था, तो ये वैल्यू तब तक कम होएगी जब तक ये वैल्यू इसके बराबर ना आ जाए, है ना। तो और जब बराबर आएगी तब ये दोनों क्या होगा, जब ये दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगी तब उसी पॉइंट पे मान लो पिस्टन यहाँ पे रुक गया, तो यहाँ पे तब रुका है जब पी इंटरनल फिर से क्या हो गई, पी एक्सटर्नल के बराबर आ गई, ठीक है। तो यही तो हुआ यहाँ पे वॉल्यूम, देखो पहले सारा तुमने हटाया तो पी एक्सटर्नल कम हुआ, पी इंटरनल ओवर पावर किया, पिस्टन को इसने ऊपर मूव कराया, ठीक है। लेकिन इनिशियल में इक्विलिब्रियम में था, अब ये तब तक मूव कराता रहता है जब तक ये क्या हो जाए, पी इंटरनल पी एक्सटर्नल के बराबर ना आ जाए, ठीक। तो बराबर कब आता है, पी एक्सटर्नल की तो वैल्यू कम हो गई थी, तो पी इंटरनल की भी अब कम होती है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम पहले इतना था अब वॉल्यूम बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो पी इंटरनल की भी वैल्यू कम होती है और तब तक कम रहेगी, या वैल्यू इसकी भी वैल्यू कम हो रही है, इसकी भी वैल्यू कम थी, तो ये वैल्यू जब तक एक दूसरे को काउंटर बैलेंस ना कर दे तब तक ये पिस्टन क्या करता है, मूव करता रहता है और फाइनली फिर से इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाता है। इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस को तुम क्या कहोगे, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहां पे इक्विलिब्रियम या तो इनिशियल स्टेज पे होता है या तो फाइनल स्टेज पे होता है, मतलब हर पॉइंट पे हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलता है। अच्छा, तो तुमने क्या किया है, इरिवर्सिबल प्रोसेस समझ लिया। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस से तुम एक बात समझ लो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम होता है ना, वो कहाँ कहाँ पे अटेन होता है, वो या तो इनिशियल स्टेज पे अटेन होता है एंड फिर फाइनली हमें फाइनल स्टेज पे ही इक्विलिब्रियम मिलता है। हर पॉइंट पे इरिवर्सिबल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिवर्सिबल प्रोसेस समझेंगे। अब रिवर्सिबल में क्या होता है, देखो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर तुम जाओगे तो अब मान लो मेरे पास बहुत खाली टाइम है, तो मैं क्या करती हूँ, एक एक पत्थर हटाती हूँ, ठीक है। तो जब मैं एक एक पत्थर हटा रही हूँ या ये जो भी ऊपर फोर्स लग रहा है इसे मैं एक एक करके हटा रही हूँ, ठीक। अभी हटाने से पहले का कंडीशन समझ लो कि हटाने से पहले ये अभी रुका हुआ है, तो जिस भी प्लेस पे रुका होगा तो इसका पी इंटरनल क्या होगा, पी एक्सटर्नल के बराबर होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज पे इसीलिए रुका हुआ है। अब मैं क्या करती हूँ, इसका एक पत्थर हटाती हूँ, तो जब मैंने एक पत्थर या जो भी वो फोर्स था वो जब हटाया तो क्या होगा बताओ, पी एक्सटर्नल की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, है ना। पी एक्सटर्नल की वैल्यू कम होगी, ये वैल्यू क्या करेगी, ओवर पावर करेगी, है ना। लेकिन ओवर पावर करती है और क्या करती है, ये क्या करेगा, पिस्टन को थोड़ा सा ऊपर लाएगा, मान लो थोड़ा सा ऊपर, पिस्टन यहाँ कहीं आ गया, ठीक है। तो पिस्टन यहाँ आ गया, ठीक, थोड़ा सा ऊपर आया, पहले ये इस स्टेज पे था, ठीक। अब क्या हुआ, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ा, मतलब पी एक्सटर्नल की वैल्यू कम हुई थी तभी तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर गया था। अब थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा है तो पी इंटरनल की भी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और ये कम होगी और ये भी कम हुई है, तो फिर से ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को जब बैलेंस कर देंगे तो उस जगह पे पिस्टन फिर से रुक जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बेटा जो मैंने फोर्स हटाया है वो एक फोर्स हटाया ना, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ फोर्स हटाया, लेकिन यहाँ पे जो मैंने फोर्स हटाया था, यहाँ पे सारे फोर्सेस मैंने एक ही बार में हटा दिए थे, तो जब एक बार में फोर्स हटेगा तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाती है एज कंपेरिजन टू पी इंटरनल, है ना। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं छोटा सा फोर्स हटाती हूँ तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू भी थोड़ी सी कम होगी और फिर वॉल्यूम थोड़ी सी बढ़ती है तो पी इंटरनल भी थोड़ा सा कम होगा, और जब दोनों बराबर आ जाएंगे तो फिर से पिस्टन कहीं पे थोड़ी दूर जाके रुक जाता है, ठीक। फिर मैंने क्या किया,
फिर से एक और पत्थर हटा दिया, अब फिर एक और पत्थर हटाया तो पी एक्सटर्नल क्या होगा, फिर से कम होगा। पी एक्सटर्नल कम हुआ तो बताओ क्या होगा, फिर से वॉल्यूम बढ़ेगा, पी इंटरनल भी थोड़ा सा कम होगा, फिर दोनों वैल्यू क्या होगी, बराबर आ जाएगी। दोनों वैल्यू बराबर आने का मतलब अब क्या होगा, फिर से पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाके रुक गया। अब पिस्टन यहाँ आके रुक गया, ठीक। पहले कहाँ था, यहाँ था जहां मैंने ये डैश डैश बनाया, तो अब पिस्टन फिर से यहाँ आके रुक गया। तो फिर यहाँ पे क्यों रुका है, क्योंकि यहाँ पे पी एक्सटर्नल और जो पी इंटरनल था वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो कुछ इस तरीके से ही यहाँ पे होता रहेगा। फिर हम एक और पत्थर हटाएंगे तो पी एक्सटर्नल की वैल्यू फिर थोड़ी सी कम होगी, वॉल्यूम ऑफ गैस फिर बढ़ेगा, वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ेगा तो पी इंटरनल कम होगा, और फिर दोनों एक दूसरे के जब बराबर हो जाएंगे तो फिर से पिस्टन थोड़ा सा ऊपर जाके रुक जाएगा, है ना। तो मतलब अगर तुम इस स्टेज पे देखो तो क्या हो रहा है, हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम मिल रही है, हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम मिल रही है ना। तो रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जहां पे हमें क्या होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होता है एट एवरी स्टेज, इक्विलिब्रियम अटेन एट एवरी स्टेज, ठीक है, एवरी स्टेज। समझ आ रहा है, ये बात समझ लो। तो ये बात समझ आ चुकी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस में जो इक्विलिब्रियम होता है वो हर स्टेज पे अटेन होता है, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो वापस से क्या करूंगी, फिर से अगर जो पत्थर मैंने हटाए थे वही पत्थर या फोर्स जो भी बोल लो यार, वो फोर्सेस अगर मैं वापस एक एक करके रखना शुरू करूं तो वापस ये पिस्टन क्या होगा, नीचे नीचे मूव करेगा, फिर से वही होगा, हर स्टेज पे इसको इक्विलिब्रियम अटेन होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि मैं फोर्स की वैल्यू थोड़ी थोड़ी कम ज्यादा कर रही हूँ, इसीलिए प्रोसेस जो होता है वो यहाँ पे ये पिस्टन अगर मैं एक और फोर्स हटाऊं तो फिर से ऊपर मूव करता है, एक फोर्स और बढ़ा दूं तो फिर से क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का वैल्यू इतना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज नहीं हो रहा है, इस वजह से ये इक्विलिब्रियम अटेन तुरंत कर लेता है। या प्रोसेस क्या है, कैन बी रिवर्स्ड एट एनी स्टेज। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि फोर्स की वैल्यू इतनी ज्यादा होती है और हम उस फोर्स, जो भी फोर्स होता है उसको क्योंकि एक ही बार सडन में रिप्लेस करते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे हर स्टेज पे इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेज पे इक्विलिब्रियम अटेन करता है। दूसरी बात, एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो ये पी इंटरनल होता है, देखो जो ये पी इंटरनल है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स। पी इंटरनल को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ड्राइविंग फोर्स। यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होता है इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स, ठीक है, इज मच ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। वाइल अपोजिंग फोर्स यहाँ पे कौन सा होता है, पी एक्सटर्नल, ठीक है। वाइल यहाँ पे जो पी इंटरनल जो ड्राइविंग फोर्स होता है, और जो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स होता है और जो अपोजिंग फोर्स होता है, उनकी वैल्यूज में इतना डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होता है ना। और उसी थोड़े डिफरेंस की वजह से जो सिस्टम होता है तुरंत इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है। तो ड्राइविंग फोर्स इज नॉट very much greater than opposing force, greater than opposing force, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, इट इज ऑलवेज अंडर अ कांस्टेंट अप्लाइड प्रेशर। यहाँ इरिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा तभी होता है जब यहाँ पे एक कांस्टेंट अप्लाइड प्रेशर लगता है, जब यहाँ पे एक कांस्टेंट अप्लाइड प्रेशर लगता है। वाइल यहाँ ये जो होता है इट टेक्स प्लेस अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल फोर्स। रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा किसके अंडर में वर्क करता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू होती है वो धीमे धीमे कम या ज्यादा होती है, वाइल यहाँ पे क्या होती है, एक ही बार में कम या ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस समझ आया होगा। अब हम छोटा सा एक लाइन है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस वो प्रोसेस होते हैं बेटा जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है ना। जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए वो प्रोसेस क्या प्रोसेस कहलाता है, साइक्लिक प्रोसेस। जैसे अगर मैं एक गैस के बारे में बताऊं, वो ए से बी चला, बी से सी चला, सी से डी चला, वापस डी से ए में आ गया, मतलब गैस क्या हो गया, यहाँ पे इनिशियल और फाइनल स्टेज सेम हो गया। तो ये वाला प्रोसेस क्या प्रोसेस कहलाएगा, साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो साइक्लिक प्रोसेस आर दोस प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेज आर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, है ना। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक प्रोसेस। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किसके लिए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी कि साइक्लिक प्रोसेस में
साइक्लिक प्रोसेस में जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, डेल्टा पी, डेल्टा वी, डेल्टा टी, डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा ई, जितने भी स्टेट वेरिएबल्स होते हैं उन सब का चेंज साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो होता है, ठीक है। वाइल जो पाथ फंक्शंस होते हैं उनके लिए साइक्लिक प्रोसेस में वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, जैसे वर्क और हीट, ठीक है। अच्छा, ये तो है, ये साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाऊं जिसमें कि जो गैस था वो 1 से पहले 2 पॉइंट पे गया, मतलब पहले एक्सपेंशन ऑफ गैस हुआ, फिर मान लो कंप्रेशन ऑफ गैस हो रहा है, तो क्या ये साइक्लिक प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो नहीं, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं होता, ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में हमेशा लूप का फॉर्मेशन होना जरूरी है, क्योंकि लूप फॉर्मेशन इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट उस सिस्टम का सेम है, तभी वो साइक्लिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो ये था पूरा साइक्लिक प्रोसेस का एक्सप्लेनेशन। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू, बाय।